आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विद एडजस्टमेंट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। और उस डेट पे हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स देखते हैं सबसे पहले। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते समय सारी एडजस्टमेंट्स को पहले हम अपने ट्रायल बैलेंस में मार्क कर लेंगे, जिससे हमें एंट्री को ढूंढने में परेशानी ना हो, और फिर हम एक एक करके सारी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमारी एंट्री है ऑन 31st March 2020 स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट 23,000। ये आपको दी हुई है। आप चाहो तो इस एंट्री को अभी ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई और एंट्री अभी फिलहाल शायद है नहीं। तो देख लेंगे, अगर आएगी तो देख लेंगे, फिलहाल हम लिख सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट कहां पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट सिर्फ कॉस्ट वैल्यू दी हुई है, तो कॉस्ट को आप ले लोगे 23,000, और आपको फिर बैलेंस शीट में हम यहां लिख सकते हैं 23,000। अब हम थोड़ा यहाँ पे जब अपने बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे तो कैटेगरी वाइज करेंगे, कि हम बना लेते हैं कैटेगरी, जैसे करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। तो जितनी भी हमारी करंट असेट्स होंगी वो करंट असेट्स में डालेंगे, और जितनी भी नॉन करंट असेट्स होंगी वो नॉन करंट में डालेंगे। लाइक बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, फर्नीचर हमारी नॉन करंट असेट्स हो जाती हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे। इस तरह से हम कैटेगरी बना लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट का पार्ट है, तो यहाँ आ जाएगी 23,000, आपने डाल दी। ओके, अब आगे फर्दर हम अपने एडजस्टमेंट्स को देखते हैं एक एक करके। पहली एडजस्टमेंट हमने कर ली। सेकंड, a furniture costing 45,000 was purchased on 1st July 2019, but it was not recorded in the books as no payment was made for it. कोई पेमेंट नहीं करी आपने तक। Wages 5,000 were paid for assembling, which have been debited to wages account. देखो, अब आपने यहाँ पे बहुत सारे ब्लंडर कर दिए हैं, उन्हें हमें पहले ठीक करना होगा। तो आपने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है एक, और वो फर्नीचर आपने, ये कहता है कि आपने कोई पेमेंट नहीं करी उससे रिलेटेड, है ना। तो और दूसरा, जो आपने फर्नीचर परचेज किया उसके ऊपर जो भी आपने वेजेस वगैरह पे करी वो आपने वेजेस में डाल दिया। तो पहला काम क्या होगा? जब भी हम कोई फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं, पेमेंट हो या ना हो, आपने अगर वो फर्नीचर परचेज कर लिया है तो इट्स अ बेसिकली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हम अकाउंटिंग सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं वो एक एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना कर रखा हो। तो नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा तो अकाउंटिंग हम जो फॉलो करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि आपने ट्रांजेक्शन वो जब भी हुई हो तभी रिकॉर्ड करनी है। इट डजेंट मैटर कि उसकी एक्चुअली सेटलमेंट कब हुई है। यही है हमारा एक्रूअल बेसिस, कि ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू, या देन व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये 45,000 की हमारी 1 जुलाई 2019 को हुई है, तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे अपनी बैलेंस शीट में, लिखोगे। अगर नहीं रिकॉर्ड करी है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड मिस्टेक क्या हुई यहाँ पे? जो 5,000 आपने असेंबली के लिए पे किए, ये भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बट आपने इसे क्या कर दिया? आपने इसे उठा के वेजेस में डाल दिया। तो हम अपने ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले ढूंढेंगे कि वेजेस कहाँ है, और कोई ओल्ड फर्नीचर क्या यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में है उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास वेजेस अगर है तो ठीक, ये रही वेजेस। एंट्री नंबर 2, 23,000 की वेजेस दे रखी है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मेरी जो वेजेस है इसे मैं कम करूंगा, उसके बाद आगे हम देखेंगे। और वेजेस कहाँ पे आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो आओ भाई एक एक करके इंपैक्ट डालते हैं। यहां हम लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट। 23,000 आपको गिवन है, इसमें से लेस करोगे जो असेंबली चार्जेस हैं
वेजेस ऑन फर्नीचर, असेंबली ऑफ फर्नीचर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, असेंबली ऑफ फर्नीचर, जो कि 5,000 का था। ये आप माइनस कर दो और ये आपका निकल के आएगा 18,000। फर्स्ट इंपैक्ट तो ये हो गया। सेकंड हम कहाँ चलेंगे? सेकंड हम जाएंगे फर्नीचर अकाउंट में। और फर्नीचर आपकी क्या है? नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। यहां लिखोगे फर्नीचर, कितने का लिया आपने फर्नीचर? 45,000 का। इसे आप रिकॉर्ड करोगे, फर्नीचर अकाउंट एक बनाया होगा, वहां पे आपने डाल दिया होगा। एंड इसके बाद आपने इसकी असेंबली पे जो खर्चा किया है वो भी आप यहाँ पे ऐड बैक करोगे, असेंबली एक्सपेंसेस या असेंबली ऑफ फर्नीचर। ये हमारा 50,000 आ गया। अगर इसके ऊपर कोई डेप्रेशन वगैरह दे रखा होगा तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर आगे देखेंगे। नाउ एनडी नंबर 3, एनडी नंबर 3 है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बोथ machine and furniture and 10% per annum and patents 33:1/3%। तो मशीन और फर्नीचर के ऊपर 10% लगाना है, पेटेंट के ऊपर 33:1/3% लगाना है। नो इशू। तो हम अपनी मशीनरी, फर्नीचर और पेटेंट को ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं। ये रही हमारी मशीनरी, पेटेंट हमारे ये रहे, और फर्नीचर अभी आपने ऑलरेडी किया हुआ है। चलो भाई एक एक करके हम देखते हैं। मशीन हमारी कितने की है? मशीन हमारी 20,000 रुपए की है। इसके ऊपर 10% डेप्रेशन लग जाएगा तो ये आ जाएगा 2,000 रुपये। और मशीन फर्नीचर हमारा कितने का था? 50,000 का। 45 प्लस 5,000, 50,000, और 10% इसका यानी 5,000 फर्नीचर के ऊपर आएगा। और जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो यहां लिखोगे 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले मशीन, मशीन आपकी थी 20,000 की, 10%। आप चाहो तो इसे वर्किंग नोट में नीचे भी निकाल सकते हो, यहां भी ऐसे भी दिखा सकते हो। 2,000, फिर फर्नीचर था आपका 50,000, 10%, 5,000 ये आ गया। पेटेंट्स के ऊपर निकालेंगे तो पेटेंट्स जो हमारी हैं उस, पेटेंट्स हमने देखी नहीं, पेटेंट्स देख लेते हैं। पेटेंट्स हमारी 2,700। ठीक है भाई, तो 2,700 है। देखो इसके ऊपर डेप्रेशन लगाओगे कैसे? ये 33:1/3% है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2,700 इंटू 3 3 99 प्लस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, इससे ये तो 900 हमारा पेटेंट पे डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। तो बस अगर आप इसे चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 2,700 इंटू 33%। या एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 3 इंटू 100, ये निकल के आ गया मेरा 33% को मैंने इस तरह से लिख दिया, 900 आ गया। अच्छा, जो हमने फर्नीचर का वो निकाला है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि आपकी जो फर्नीचर परचेज की गई है वो परचेज की गई है 1 जुलाई को, आई थिंक 1 जुलाई है, यस 1 जुलाई को परचेज करी है। तो 1 जुलाई 2019 से अगर आप पीरियड काउंट करें तो हमारे 9 महीने बनते हैं, और 9 महीने का डेप्रेशन लगेगा आपके फर्नीचर का, राइट। तो ये आएगा 9/12। और अब हमारी ये वैल्यू चेंज जाएगी। अगर पूरे साल का यूज करना होता तो भाई मैं ऐसे कर लेता, लेकिन अभी मैंने वो जो फर्नीचर परचेज किया है वो 1 जुलाई को परचेज किया है, इसीलिए मैं 9 महीने का डेप्रेशन लगाऊंगा। और ये आएगा मेरा
37,500। अब टोटल डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ पे आ जाएगा 6,650। और एक एक करके इसको हम अपनी रिस्पेक्टिव असेट्स में से माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्नीचर चल ही रहा था, यहां से आप माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 3,750, ये माइनस हो के आपका कितना आएगा 46,250। एंड फिर आपके पास क्या है, मशीनरी, मशीन आपकी कितने की थी 20,000, और इसके ऊपर आप कर दोगे लेस डेप्रिसिएशन 2,000, 18,000। एंड इसके बाद आपकी क्या है पेटेंट, पेटेंट आपकी 2,700 और लेस डेप्रिसिएशन 900, और ये आपका आ जाएगा 1,800 रुपए। चलो, तो हमारी सारी एसेट्स हो गई जितनी भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू 2,000। इसका मतलब क्या है, देखो टू और बाय, इसमें मतलब डिफरेंस समझ लो। जब भी कई बार ऐसा लिखा होगा कि इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बाय 2,000, और कई बार लिखा होगा टू 2,000, या फिर टू की जगह एट भी लिखा होगा। तो टू और एट का सेम मतलब है इसका। वैसे अब सेंटेंस अगर देखें क्या मतलब बनता है, मतलब ये है कि भाई हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो अब 2,000 का हो गया है। प्रीवियसली जो भी था अभी मेरा कितना है 2,000 है। इसकी जगह अगर बाय लिखा होता तो क्या इंपैक्ट होता, इसका मतलब ये होता कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 2,000 से बढ़ गया है, यानी प्रीवियसली जो भी था उसमें 2,000 और ऐड कर दो, तो वो वैल्यू अब न्यू वैल्यू आपकी बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। बट हियर राइट नाउ क्या कहता है, 2,000 रुपी मीन्स आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब 2,000 रुपए का हो गया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अब हम क्या करेंगे, तीन चार चीजें देखेंगे। पहला डेटर, दूसरा क्या क्वेश्चन में कहीं भी बैड डेट दिया हुआ है, और साथ साथ ये भी देखो कि क्या एंट्री एडजस्टमेंट्स में कहीं भी बैड डेट की एंट्री दे रखी है कि नहीं दे रखी है। क्योंकि सीक्वेंस जो चलेगी डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होगी, सबसे पहले बैड डेट की एंट्री होगी अगर एडजस्टमेंट में दे रखी है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की होगी, उसके बाद हमारी डिस्काउंट ऑन डेटर्स की होगी। ये तीन एंट्रियां होती हैं जो डेटर से रिलेटेड है और इसी सीक्वेंस में होंगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो पहले हम एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्या बैड डेट की कोई एंट्री है। तो एंट्री नंबर 5 टू अगर हम 8 देखें तो वहां पे कोई भी बैड डेट की एंट्री नहीं है, उसके ऊपर के हमने 3 कर ली हैं। अब अपने ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि कहां कहां हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, बैड डेट्स एंड डेटर्स, ये 3 चीजें हमने ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंट्री नंबर 4 यहां लिख लेता हूं। उसके बाद मुझे डेटर्स ये रहे 4। बैड डेट्स अगर कहीं दे रखा है तो आप उसको भी कंसिडर करेंगे, देखते हुए चलेंगे। अगर बैड डेट नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चल अब आप देखो तो हमारा ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था 600, और नया कितना है 2,000। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसकी ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे और यहां लिखोगे टू प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट। नया वाला कितने का हो रखा है 2,000, यही वैल्यू है हमारी। इसमें से क्या करोगे, जो आपका ओल्ड प्रोविजन है उसे आप माइनस कर दोगे, और वो कितने का था 600 का। तो 1,400 यहां आ जाएगा। नेट इंक्रीज यहां पे आता है कि आखिर आपका डेटर
डाउटफुल डेट बढ़ा कितने से, तो 14 से बढ़ा। 600 तो आपने पहले ही बनाया हुआ था, तो 14 से आपने और बढ़ाया अपने डेटर को, डाउटफुल डेट को। यहां क्या होगा, असेट्स में डेटर हमारी एक करंट असेट है, तो आप यहां पे लोगे डेटर्स आपके क्वेश्चन में गिवन है 12,500। इसमें से हम क्या करेंगे, जो न्यू प्रोविजन है उसे आप माइनस कर देंगे। यहां आपको पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है, पुराने वाले से मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होना चाहिए था। आप यहां से 2000 माइनस करो और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,500। करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है 4 भी हो गई। फिफ्थ देखते हैं, कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब आप एडवांस भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि अनएक्सपायर्ड है। और आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमें ये दे हुए एंट्री नंबर फिफ्थ, और 16,050 रुपए हैं। इसका 2/3 जो है वो एडवांस है ना। तो आते हैं अपने खर्चों पे आते हैं, और ये अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो यहां हम लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 16,050 लेस एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 16,050 का 2/3 कर दो, और 2/3 करने से आपका जो भी आंसर आएगा ये आएगा हमारा 10,700। इसे आप माइनस कर दो और ये आपका आएगा 5,350। और एडवांस एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते हैं ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं। अगेन आप यहाँ पे डाल दो एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और ये है हमारा 10,700। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम सिक्स 1,200 हैज बीन पेड अप टू 30th जून 2020। देखो, तो जो आपने एनुअल इंश्योरेंस पे करी है 1,200 रुपए की, ओके, उसमें से, और ये 1,200 रुपए कब तक की है भाई, ये 30 जून 2020 तक की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये देखो कि कहीं पे भी हमें एनुअल इंश्योरेंस दे रखी है। तो देखो हमें इंश्योरेंस ये दिख रही है कितने की, 22,000 की। ये टोटल इंश्योरेंस वगैरह है। इसमें से 1,200 रुपए की इंश्योरेंस की बात कर रहा है कि जो इंश्योरेंस आपने पे करी है ये इसकी वैलिडिटी 30th जून 2020 तक की है। और आप अगर ध्यान से देखो अपना अकाउंट, हम फाइनल अकाउंट कहां तक का बना रहे हैं, 31 मार्च 2020 तक के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब अगर आप ये देखें, पीरियड को देखें हम ध्यान से, 31 मार्च तुम्हारा लास्ट डेट है, यानी 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020, ये हमारे कितने महीने बनते हैं, अप्रैल मई जून, 3 महीने बनते हैं ये, 3 मंथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस पे की गई है वो एडवांस में पे की गई है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। टोटल अमाउंट आपने 1,200 पे किया, जिसमें से 3 महीना एडवांस है, क्योंकि ये हम जो पीरियड की बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2020 तक का है। तो 3 महीना एडवांस हो गया यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1,200 जो इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता उसको माइनस करोगे, एडवांसेस लेस होते हैं। तो 1,200 डिवाइड बाय 3/12, तो कितने रुपए आ गए, ये 300 रुपए आ गए। यानी ये 300 रुपए क्या है, ये एडवांस है एक तरह से। तो टोटल इंश्योरेंस आपकी 22,000 की थी, इसमें से आप क्या करोगे, 300 रुपए इंश्योरेंस के माइनस कर दोगे। तो यहां लिखोगे टू इंश्योरेंस
22,000 लेस एडवांस इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ 300 रुपीज, और ये आपका निकल के आ जाएगा 21,700। एंड फिर बैलेंस शीट में आप इसे पोस्ट करेंगे, ये हमारी एक करंट असेट है, और इसे आप लिखेंगे एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपए। ओके, नाउ अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये वाली जो एंट्री है ये हमें एकदम लास्ट में होगी, एट लास्ट, जब आप नेट प्रॉफिट निकाल लोगे उस पे दिया जाता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा, इसमें लिखा भी है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे तभी दे पाएंगे, तो इसीलिए ये वाली एंट्री एकदम आखिरी में होगी। लास्ट एंट्री देखते हैं। अ फायर ब्रोक आउट ऑन 25th March 2020, destroying goods worth costing 20,000 which were not insured। अब देखो गुड्स अगर इंश्योर्ड ना हो तो आपका ये एक तरह से नेट लॉस बन गया भाई। अगर इंश्योर्ड होते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो हम देखते हैं कि कितना क्लेम वगैरह मिला, लेकिन अगर मेरे इंश्योर्ड नहीं है तो ये भैया सीधा क्या किसका पार्ट बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे एज अ लॉस। अब ये जो स्टॉक का लॉस हुआ है इसका डबल इंपैक्ट पड़ेगा। पहला तो ये कि भाई इससे मेरी स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, स्टॉक कम हो जाएगा, और इसीलिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट को मैं कम करूंगा उतने अमाउंट से। तो यहां लिखूंगा बाय लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट, और कितने का हुआ हमारा 20,000 के स्टॉक हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्योंकि वो स्टॉक तो हमारा खत्म ही हो गया ना, जितना भी स्टॉक हमारे पास था उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम अपनी परचेसेस को कम करते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरह से क्रेडिट को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। राइट नाउ अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं। अगर इंश्योर्ड नहीं है तो ये हमारा प्रॉपर पूरा का पूरा लॉस बन गया, और उस लॉस को मैं कहां डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और लिखूंगा टू लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, सारी अपनी जितनी भी ट्रायल बैलेंस आइटम है उनको हम पोस्ट करते हुए चले जाएंगे। तो कैपिटल हमारी एक लाइबिलिटी आइटम है, क्रेडिटर्स ये भी हमारी लाइबिलिटी आइटम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है। तो पहले हम अपनी कैपिटल एंड क्रेडिटर्स को पोस्ट कर देते हैं उसकी सही जगह पे। चलो, तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिख दिया आपने, और कैपिटल है आपकी 65,000। थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, अगर कुछ ड्राइंग्स वगैरह हो रखी होंगी या नेट प्रॉफिट वगैरह निकल के आएगा तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना होगा, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी। और फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स, और वो है हमारे पास 36,800। रेंट रिसीव्ड है हमारे पास, और रेंट रिसीव्ड हमारी एक इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड रेंट रिसीव्ड अकाउंट 600। परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न किसका पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का, परचेजेस में से माइनस होंगी, तो यहां पे आप लिखेंगे परचेजेस। जब परचेजेस की वैल्यू मिल जाएगी तो लिख लेना, भागने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए, एक सीक्वेंस में चलते चलो। परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न आपको कितनी कीमत है, 4,000। नेक्स्ट है आपके पास सेल्स। सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट आइटम है, और सेल्स आपको गिवन है 2,89,600। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो मार्किंग हो रखी है तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, छोड़ देते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमने कर लिया है, मार्किंग हो रखी है।
गुडविल, गुडविल हमारी एक असेट आइटम है और इंटेंजिबल असेट है, यानी ये नॉन करंट असेट्स के अंदर आएगा। और आप यहाँ पे गुडविल लिख दीजिए। गुडविल कितनी है हमारी? 49,000। नेक्स्ट है मशीनरी, ऑलरेडी हमने कर लिया है। फिर हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है कि भाई हम पेमेंट वेमेंट हम कर रहे होंगे, वहां हमें डिस्काउंट मिल गया होगा। तो भाई जब डिस्काउंट मिला दैट मीन्स ये आपके लिए एक तरह से गेन हो गया। तो गेन और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू आइटम है, यहां डाल दिया हमने 1800। फिर जर्नल एक्सपेंसेस, वो भी यहीं पे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस ही बोल रहा है देखो, तो जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको कितना दे रखा है? 8600। देन आपके पास है डिस्काउंट अलाउड। जैसे आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ था वैसे ही आप डिस्काउंट अलाउ भी कर रहे हैं। अब देखो मेरे को जहां जगह मिल रही है मैं डाल देता हूं, तो आपको दिखे इसलिए मैं कलर दूसरा लेता हूं। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना है भाई? 5000। नेक्स्ट हमारे पास है पेटेंट, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, मार्किंग हो रखी है। यही फायदा है कि स्टार्टिंग में आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, बस वैल्यूज अब आपको ट्रायल बैलेंस से पुट करते हुए जानी है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 1 अप्रैल 2019 32,000 का। तो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 32,000। फिर हमारे पास डेटर्स ऑलरेडी हमने कर लिए। कैश एट बैंक 22,560। अब कैश हमारी क्या है? बैलेंस शीट आइटम और करंट एसेट का पार्ट है। यहां लिखोगे, जहां जगह मिलती है वहां लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो कैश एट बैंक, क्योंकि इनसे रिलेटेड एंट्री तो है नहीं अब, तो बस 22,560। फिर हमारे पास है ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग से क्या होती है, हमारी कैपिटल कम होती है। ड्राइंग्स हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कैपिटल में से, और ड्राइंग्स की वैल्यू हमें दे रखी है 5000। ये आप माइनस कर दो, इससे आपका निकल के आ जाएगी कैपिटल, जो रिमेनिंग कैपिटल बचेगी 60,000। फिर हमारे पास परचेसेस गिवन है, तो परचेसेस देखो हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी जगह बना रखी है, तो यहां डाल देते हैं 1,71,000। ये हमारी परचेसेस आ गई। इसे आप सॉल्व माइनस करके लिख ले, और ये हमारी आएगी 1,67,000। चलो आगे देखते हैं कैरिज इनवॉर्ड। अब देखो ये कैरिज है, जो भाड़ा वगैरह होता है, जो ट्रॉली वगैरह का खर्चा होता है, ये इनवॉर्ड है। इनवॉर्ड का मतलब तो क्या हो गया कि फैक्ट्री में लाई जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है फैक्ट्री है उसमें लाई जा रही है। तो चाहे फ्रेट इनवॉर्ड हो, यहां लिख लेते हैं, चाहे फ्रेट हो एंड कैरेज हो, एंड आपकी एक और होती है फ्रेट कैरेज और कार्टेज। यस, फ्रेट कैरेज एंड कार्टेज। अगर ये आपको इनवर्ड दी हुई है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और अगर आउटवर्ड दे रखी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। सेम यही चीज अगर आउटवर्ड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। फिलहाल हमें इनवर्ड दे रखी है तो यहां लिख लेंगे कैरेज इनवर्ड अकाउंट 1500। वेजेस मैंने ऑलरेडी कर दी है, 18,000 देखो सेटलमेंट हो गई है।
पावर, ये हमारी एक ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट है। पावर जो फैक्ट्री वगैरह में मशीनों वगैरह को चलाने के लिए यूज होती है उसको हम पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। तो पावर 9,000। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो पावर, फ्यूल, वेजेस, इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स वगैरह, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस ऑलरेडी हमने कर लिया है। सैलरीज, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां डाल देंगे बाय सैलरीज। और सैलरीज हमारी कितनी है? 46,390। फिर हमारे पास है इनकम टैक्स। अब देखो, इनकम टैक्स जो होता है ना, वो भाई इंडिविजुअल का होता है। देखो, अगर इनकम टैक्स कभी भी आ जाए, और इनकम टैक्स लगता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स इनकम, यानी कोई पर्सन या पर्सनल इनकम के ऊपर लगता है इनकम टैक्स। इसका मतलब ये जो टैक्स लगा है, ये ऑनर की इनकम पे लगा है, ना कि बिजनेस की इनकम पे। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है 11th क्लास की एकदम, कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि बिजनेस एंड इट्स ऑनर बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। तो जो ऑनर की इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो तो ऑनर लायबल होना चाहिए, लेकिन पे हमने कर दिया। इसका मतलब हम इसको एज ड्राइंग्स ट्रीट करने वाले हैं, यानी जो इनकम टैक्स है इसको हम एज ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे, क्योंकि खर्चा किसका था? ऑनर का। ऑनर का पर्सनल खर्चा वो बिजनेस के पैसे से कर रहा है भाई। तो यहां पे लिख देंगे लेस इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स जो है वो है आपका 5,000 का, माइनस कर दो, अगेन 55,000 आपका ये बचा। चलो, अभी हमारे को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारी क्या बची थी है? लास्ट है बैंक लोन। बैंक लोन हमारी एक लाइबिलिटी है, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी। हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो। ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, बैंक लोन। बैंक लोन हमें गिवन है 55,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब देखो, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमें दे रखा है, खर्चा है एक तरह से हमारा ये। कितने रुपए का? 1,500 रुपए का। ये हमने पे किया होगा। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500। अब हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं छोड़ी। और सारे एक एडजस्टमेंट को छोड़ के, मैनेजर्स कमीशन को छोड़ के। और हमने बैलेंस शीट में भी सारे आइटम्स पोस्ट कर दिए हैं, ट्रायल बैलेंस पूरा पोस्ट कर दिया है। अब हम निकालेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे। सेल्स रिटर्न हमारे पास, आई थिंक सेल्स रिटर्न है, हमने मिस कर दी है। सेल्स रिटर्न हमारे पास 600 रुपए है, लिख लेते हैं इसे भी। लेस सेल्स रिटर्न 600, और ये आपकी आ जाएगी 2,89,600। चलो भाई, नहीं 600 तो माइनस कर दिया, 2,89,000। चलो, सब कुछ हो गया हमारा। ये वाली साइड हमारी टोटल आएगी 3,32,000। अब 3,32,000 में से मैं अपनी डेबिट साइड माइनस कर दूंगा, तो यहां मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ऑब्वियसली ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये निकल के आएगा 1,04,500। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉट डाउन पीछे से लाया गया, 1,04,500।
ये हो गया। अब अपने सारे खर्चे जोड़ेंगे और सारी इनकम। तो अगर हम इसको देखेंगे तो भाई ये हमारा लॉस निकल के आएगा, और जब लॉस निकल के आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और नेट लॉस जो है आपको वो हुआ है 9690, यानी हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा थे और हमारी इनकम कम। और ये बैलेंस आ जाएगा नीचे 1,16,590, 1,16,590। और ये लॉस जो है कैपिटल में आके माइनस होगी, लेस नेट लॉस कितना है हमारा 9,690, और ये हमारा आएगा 45,310। अब आप अपनी दोनों साइड मैच करिए, आपकी दोनों साइड जो है बराबर आनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड बराबर नहीं आ रही है इसका मतलब आपने क्वेश्चन कहीं गलत कर दिया। ये आएगा 1,82,110 एंड दिस इज 82,110। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, इसे आप पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं एक चीज और बता दूं, हमने एंड तक ये मैनेजर कमीशन वाली एंट्री को रोक के रखा और इवेंचुअली इसे किया भी नहीं। क्यों नहीं किया? इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है, और ये आप अपने नोट में नीचे लगाएंगे क्वेश्चन के एंड में, कि मैनेजर्स कमीशन इज टू बी गिवन ऑन नेट प्रॉफिट। किस पे दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट पे। तो जब नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो आप भाई मैनेजर कमीशन कैसे दोगे? तो यहां आप नोट लगा दोगे एक, कि मैनेजर्स कमीशन is to be given on net profit, and here we incurred net loss, therefore manager's commission will not be allowed। और ये आप इसे अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी काम नहीं कर रहे हैं उसका रीजन देना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए ये था पूरा क्वेश्चन, समझना इसे ध्यान से।